मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। उसके अंदर हमने पढ़ा था बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स, और पार्टिसिपल्स में भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के बारे में दो उदाहरण लेकर बहुत ही डिटेल से समझा था। अब हम कुछ और उदाहरण लेते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के सिंथेसिस का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर हम एक दो उदाहरण और लेके इसको करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल दीजिए, हरी एंटर्ड द रूम। हरी, ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया। हरी एंटर्ड द रूम। हरी ने रूम में प्रवेश किया। हरी एंटर्ड द रूम। हरी ने कमरे में प्रवेश किया। He saw a snake. He saw a snake. यहाँ पर फुल स्टॉप है। आपके सामने दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है हरी एंटर्ड द रूम। हरी ने कमरे में प्रवेश किया। दूसरा सेंटेंस है ही सो ए स्नेक। उसने एक सांप को देखा। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सब्जेक्ट सेम है या अलग है। जब हम पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि सब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट हरी है, और दूसरे सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट आया है वो ही है। ही प्रोनाउन है, और ही का प्रयोग हम हरी के लिए ही किया गया है इसमें। हाँ, हम जानते हैं कि एक बार अगर नाउन आ जाता है तो फिर उसकी जगह प्रोनाउन आता है। तो दोनों सब्जेक्ट सेम है। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट्स है वो सेम है, एक ही व्यक्ति है। ओके, अब एक्शन देखते हैं। एक्शन 1 क्या है? एक्शन 1 और एक्शन 2 को चेक करते हैं। एक्शन 2 को चेक करते हैं। अब दोनों में टाइम गैप है या टाइम गैप नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो पहला एक्शन ये रहा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस की जो वर्ब है वही पहला एक्शन है। एंटर्ड V2 है, क्रिया की दूसरी फॉर्म है, और इसके अंदर सी सो सीन ये भी V2 है। तो पहला एक्शन है कमरे में प्रवेश करना, और दूसरा एक्शन है सांप को देखना। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? पहले उसने कमरे में प्रवेश किया, फिर उसने सांप देखा, है ना। जैसे ही उसने कमरे में प्रवेश किया उसने सांप को देखा। तो यहाँ पर पहले जो एक्शन फर्स्ट है यह है एंटर्ड, और सेकंड है वो है शो। तो दोनों के बीच में टाइम गैप है क्या? जैसे ही मान लो हरी ने कमरे में प्रवेश किया, उसने सांप को देखा, तो दोनों ही एक्शन साथ साथ हो रहे हैं, टाइम गैप जीरो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम गैप क्या है? टाइम गैप नहीं है। टाइम गैप नहीं है, यानी कि टाइम गैप जीरो है। टाइम गैप जीरो है। तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, अभी तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का टॉपिक ही कर रहे हैं, इसलिए आपको आपका माइंडसेट ही होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही इसमें यूज होगा। लेकिन जब आप एग्जाम में आपके कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है या पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, या फिर पार्टिसिपल का यूज करना है या नहीं करना है। जैसे नॉमिनेटिव ऑक्सिलरी का प्रयोग करना है, या फिर मान लो और जो तरीके मैंने बताए हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा माइंड सेट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ही आएगा, लेकिन पेपर में आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, या फिर पार्टिसिपल के दूसरे जो फॉर्म है उनका प्रयोग होगा, या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा, या फिर किसी कंजक्शन का प्रयोग होगा। तो ये आपको माइंडसेट में रखना है, आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कब ये चीज़ आएगी और कब एक्स्ट्रा चीज़ आएगी, अलग अन्य चीज़ आएगी। तो यहाँ पर टाइम गैप जो है ये जीरो है। टाइम गैप जीरो है। अब देखिए
इसमें ये सिचुएशन बनती है, अगर सब्जेक्ट सेम होता है और टाइम गैप 0 होता है तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये टेंस्ड वर्ब है, एंटर्ड जो है ये टेंस बताने वाली वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस की, फर्स्ट एक्शन की, और ये शो है V2 ये भी टेंस बताने वाली क्रिया है। तो हमें टेंस बताने वाली क्रिया टीवी यानी कि टेंस्ड वर्ब, ये इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि टेंस बताने वाली जो क्रिया है उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये फाइनाइट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है नॉन फाइनाइट वर्ब में, इसको हमें नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज करना है, बस यही काम है अपना, मेन चीज यही है। दो वर्ब्स है फाइनाइट वर्ब्स, उन दोनों फाइनाइट वर्ब्स में से फर्स्ट सेंटेंस की या फर्स्ट एक्शन की जो फाइनाइट वर्ब है उसको हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देना है, अपना काम हो जाएगा, बनने वाला वाक्य सिंपल हो जाएगा। क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको लेते हैं इसका आंसर या इसका सिंथेसिस करते हैं, इसका सिंथेसिस करते हैं। तो इसका सिंथेसिस करने पर वाक्य क्या बनेगा, हरी एंटर्ड द रूम। तो यहाँ पर क्रिया है, इसको देखना है, इसका पार्टिसिपल बनाना है, तो ये हो जाएगा एंट्रिंग, ENTERING, एंट्रिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते हुए या कमरे में प्रवेश करते ही। अब ये देखो ये कौन है, ये प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखो एक बार अगर वाक्य के अंदर नाउन आ जाता है तो फिर नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम हमें यूज करना है तो 100% आप कोशिश यही कीजिए कि नाउन का यूज करना है। एक बार नाउन आ गया फिर नाउन की जगह हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रोनाउन का यूज नहीं करके हमें नाउन का यूज करना है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट टाइम कोई नाउन आया ही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन ही है, ही किसके लिए आया हुआ है, ही आया हुआ है हरि के लिए। तो यहाँ पर हरि का प्रयोग करना है, ओके, हरि का प्रयोग करना है। क्योंकि हरि प्रॉपर नाउन है इसलिए इसका एच बड़ा ही रहेगा। हरि सो ए स्नेक, हरि सो ए स्नेक, ठीक है। एंट्रिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही या कमरे में प्रवेश करते हुए, हरि सो ए स्नेक, हरि ने एक सांप देखा। अब देखो यहाँ पर नाउन हरि का प्रयोग नहीं करके हम ही का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य क्या बनता, एंट्रिंग द रूम ही सो ए स्नेक, कमरे में प्रवेश करते ही उसने एक सांप को देखा। तो उसने, किसने, ये हमें क्लियर नहीं हो रहा, जबकि ऊपर वाले दोनों वाक्यों में ये क्लियर हो रहा है कि कोई ना कोई प्रॉपर नाउन है। तो अगर आपके पास नाउन उपलब्ध है तो सबसे पहले प्रथम दृष्टया एक बार नाउन का प्रयोग होना चाहिए, उसके बाद में हम उस नाउन के लिए प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो क्लियर हो गया, इसकी हिंदी लिख देता हूं, कमरे में प्रवेश करते ही, कमरे में प्रवेश करते हुए या कमरे में प्रवेश करते ही, कमरे में जाते ही, प्रवेश करते ही, दोनों क्रिया अचानक हो रही है, यानी कि दोनों क्रिया एक दूसरे के साथ हो रही है। इन दोनों क्रियाओं के बीच में या दोनों एक्शंस के बीच में कोई टाइम गैप नहीं है। जब टाइम गैप नहीं होता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का प्रयोग करते हैं। ओके, हरि ने सांप को देखा या सांप देखा, एक ही बात है, सांप को देखा या हरि को सांप दिखाई दिया। हिंदी में आप उसका जो मूल अर्थ है वो कुछ शब्दों से, शब्द इधर उधर हो सकते हैं लेकिन उसका मूल अर्थ वही रहेगा। ओके, तो ये हो गया आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज। एंटरिंग द रूम, हरि सो ए स्नेक। अब ये सिंपल सेंटेंस बना है या नहीं बना हुआ है, इसको हम चेक करते हैं। एंटरिंग द रूम, कमरे में प्रवेश करते ही, हरि सो ए स्नेक, हरि ने एक सांप को देखा या एक सांप देखा। तो यहाँ पर देखो तीनों टेंस लगा कर देख लेते हैं। एंटरिंग द रूम, हरि
हरी सीज ए स्नेक, कमरे में प्रवेश करते हुए हरी एक सांप को देखता है। कमरे में प्रवेश करते हुए हरी ने एक सांप को देखा। कमरे में प्रवेश करते हुए हरी एक सांप देखेगा। तो यहाँ पर इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है, ये किसी भी टेंस के लिए ये यूज हो सकता है, एंटरिंग द रूम। जबकि हरी एंटर द रूम ये सिर्फ पास्ट सिंपल में यूज हो, ये पास्ट सिंपल ही है, ये टेंस बताने वाली क्रिया है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रेज हो गया, ठीक है, वर्ड फ्रेज हो गया। इसको हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। इसमें टेंस बताने वाली कोई क्रिया नहीं है, ये एक वर्ड फ्रेज हो गया, नाउन की तरह काम करता है ना, या एडजेक्टिव की तरह काम करता है। इसीलिए केवल एक टेंस बताने वाली क्रिया आ रही है। किसी भी वाक्य में एक टेंस बताने वाली क्रिया होती है तो वो वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। वो एक से अधिक आ जाएगी तो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल से पढ़ा था। तो अब हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसका आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए। हमें क्या है, ही सो ए लॉयन, ही सो ए लॉयन, उसने एक शेर को देखा। ही सो ए लॉयन, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ही climbed up the tree, he climbed up the tree, he saw a lion, full stop, उसने एक शेर को देखा, उसने एक शेर को देखा। he climbed up the tree, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया या पेड़ के ऊपर चढ़ा। दो एक्शन हो रहे हैं, सब्जेक्ट दोनों में सेम है और दोनों में ही प्रोनाउन है, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर फिर भी आप ध्यान रखना, ये प्रोनाउन नहीं यूज करके आप ये प्रोनाउन यूज करना, क्योंकि कभी कभी इस प्रोनाउन की जगह आपके नाउन आएगा। तो आपका एक बेसिक रूल बन जाएगा कि सेकंड वाक्य का जो प्रोनाउन है उसके लिए अगर फर्स्ट वाक्य में नाउन है तो नाउन का ही प्रयोग करना है सिंथेसिस बनाते हुए। ओके, यहाँ पर तो दोनों सेम है तो आपको पता नहीं चलेगा ही ये वाला आया ये वाला आया, लेकिन आपको फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो प्रोनाउन नाउन यूज हुआ है, अगर नाउन है तो फिर नाउन का यूज करना है। ओके, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर टेंस वर्ब कौन सी है, सो V2, ये क्या है, टेंस बताने वाली वर्ब है। इधर क्लाइंब अप, क्लाइंब अप ये पूरा V2 है ना, क्लाइंब क्लाइंब V2 है, ये पूरी क्रिया का पार्ट है और ये भी टेंस बताने वाली क्रिया है ना। यहाँ पर क्लाइंब को ही आप V2 के, क्लाइंब यानी चढ़ना, अब यानी ऊपर। ओके, तो ये V2 है और ये टेंस बताने वाली क्रिया है। अब दोनों में से हमें कौन सी क्रिया को, कौन सी टेंस बताने वाली क्रिया को पार्टिसिपल में चेंज करना है, हमें फर्स्ट एक्शन जो है या फर्स्ट वर्ब जो है उसको टेंस बताने वाली क्रिया जो बनी हुई है अभी, उसको हमें नॉन फाइनाइट यानी कि टेंस नहीं बताने वाली क्रिया के रूप में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सबसे पहले इसको पार्टिसिपल बनाना है हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंथेसिस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसका सिंथेसिस करेंगे, ही सॉरी सीइंग। अब देखिए आपको वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए। सी, इसकी तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है सी, सेकंड फॉर्म होती है सो और थर्ड फॉर्म होती है सीन और फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म होती है वो होती है सीइंग। ओके, तो ये ध्यान रखना। अभी हमने पहले किया ही था इसका, तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है, हमें इसका यूज करना है, ये पार्टिसिपल फॉर्म होती है। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो सिंथेसिस करेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, इसको पार्टिसिपल बना दो, सीइंग ए लॉयन, शेर को देखकर या शेर को देखते हुए, कोमा ही कौन सा, ये वाला या ये वाला, बताओ, फर्स्ट एक्शन वाला सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट एक्शन वाला सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ही। अब ही बड़ा नहीं आएगा, ये छोटा आएगा क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है। ही, फिर क्या हुआ, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री,
अब द ट्री, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा सिंथेसिस करना बहुत ही आसान है, बस आपको एक दो बेसिक रूल्स समझना है और फिर स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले इसको पार्टिसिपल बना लिया, इसके साथ में ये जो पूरा सेंटेंस पार्ट था ये लगा दिया, उसके बाद में कॉमा लगा दी, उसके बाद में फर्स्ट एक्शन वाले सब्जेक्ट को लगा दिया, और उसके बाद में क्योंकि ये जो प्रोनाउन है ये तो इसी के लिए आया है, कॉमन हो गया, तो पीछे बचा क्लाइंब अप द ट्री, ही क्लाइंब अप द ट्री। ओके, क्लियर। चलिए, सीइंग ए लायन, शेर को देखकर, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया। अब चेक करते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस बना है या नहीं बना है। एक बार तीनों टेंस सेट करके देखिए। सीइंग ए लायन, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ा। अब प्रेजेंट में देखिए, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ता है, शेर को देखकर वह पेड़ पर चढ़ेगा, है ना, पेड़ पर चढ़ेगा फ्यूचर में। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही यहाँ पर अगर टेंस देखते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, ये सेट हो रहा है, तीनों ही टेंस में सेट हो रहा है। इसका मतलब ये टेंस नहीं है, ये फ्रेज बन गया है, ये फ्रेज बन गया है, पार्टिसिपल बन गया है। ओके, तो यहाँ पर जो मेन ये अपने टेंस बताने वाली क्रिया है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लाइंब अप या क्लाइंब है, एक ही है, इसका मतलब ये वाक्य सिंपल है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू विल टर्न टू योर लेफ्ट। नंबर 5, you will turn to your left, full stop. You will reach the post office. You will reach the post office. ओके, अब देखिए हिंदी में थोड़ा अर्थ सेट कर लीजिए। अब देख लीजिए, यू विल टर्न टू योर लेफ्ट, आप अपने बाईं ओर मुड़ोगे, आप अपने बाईं ओर मुड़ोगे, है ना। फ्यूचर टेंस का प्रयोग हुआ है, विल आ गया है, टर्न यानी मुड़ना, टू योर लेफ्ट यानी अपनी बाईं तरफ, आप अपने बाईं तरफ मुड़ोगे। यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस, आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। तो टेंस कौन सा यूज हो रहा है दोनों में, फ्यूचर हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था दोनों ही वाक्य एक ही टेंस के होंगे, क्योंकि दोनों में टाइम गैप 0 होता है। तो सबसे पहले चेक कीजिए टेस्ट वर्ब कौन सी है इसमें, विल टर्न, विल के साथ टर्न है, और इसमें क्या है, विल के साथ में रीच है। दोनों ही फ्यूचर टेंस बता रहे हैं, दोनों ही फ्यूचर टेंस बता रहे हैं। विल प्लस V1 है, विल प्लस V1 है, ये क्रिया भी फर्स्ट फॉर्म है, ये और ये टेंस बता रही है, फ्यूचर टेंस है ना। इसी तरीके से ये भी क्या है, V1 है, ये भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, और ये भी टेंस्ड वर्ब है, टेंस बताने वाली, यानी कि फाइनाइट वर्ब है। अब हमें फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है फाइनाइट, उसको हमें करना है पार्टिसिपल। ओके, तो लिखिए, इसका सिंथेसिस बनेगा, टर्निंग, टर्न का क्या हो जाएगा, टर्निंग, टर्निंग टू योर लेफ्ट, टर्निंग टू योर लेफ्ट, यू विल, अब यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, तो अपने फर्स्ट सेंटेंस वाला यू आ रहा है, ये ध्यान रखना। यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस,
टर्निंग टू योर लेफ्ट, अपनी बाईं तरफ मुड़कर, अपने बाईं तरफ मुड़कर या मुड़ते हुए आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे, पहुंच जाओगे। ओके, टर्निंग टू योर लेफ्ट यू विल रीच द पोस्ट ऑफिस, अपनी बाईं तरफ मुड़कर आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। अपनी अब तीनों चेक करते हैं टेंस को, तीनों टेंसेस को चेक करते हैं। टर्निंग टू योर लेफ्ट, अपने बाईं तरफ मुड़कर आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। अपने बाईं तरफ मुड़कर आप पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते हो। अपने बाईं तरफ मुड़कर आप पोस्ट ऑफिस पहुंच गए थे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तीनों ही टेंसेस के साथ ये वर्ड फ्रेज सेट हो सकता है। इसका मतलब ये टेंस बताने वाला नहीं है, ये एक वर्ड फ्रेज है जो कि नाउन या एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ओके, क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए आप। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग टाइप का मैं बता देता हूँ आपको। सब्जेक्ट तो सेम हो तब तो कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा अलग रूप हो जाता है। अभी एग्जांपल से समझते हैं उसमें कैसे करते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट के लिए सेकंड सेंटेंस आता है, या सेकंड सेंटेंस जो होता है वो वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, उसका सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, एक एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 है, आप 6 लिखिए। ही सो रमेश, आई सो रमेश, मैंने रमेश को देखा। ओके, ही वॉज हेल्पिंग हिज नेबर, ही वॉज हेल्पिंग हिज नेबर। वह अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। इस वाक्य पर ध्यान देना, थोड़ा सा अलग टाइप का है और थोड़ा सा क्या है, पूरा ही अलग टाइप का है। देखो, फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आई, और सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही। अब ये ही क्या आई के लिए आया है, आई प्रोनाउन है और ये भी प्रोनाउन है, दोनों अलग अलग प्रोनाउन है। अगर दोनों अलग अलग प्रोनाउन हैं, इसका मतलब ही आई के लिए नहीं हो सकता। पहली सिचुएशन तो ये बनती है। दूसरी, अगर यहाँ पर आई की जगह मान लो मोहन सो रमेश, ही वाज हेल्पिंग हिज नेबर, ऐसा होता। आई की जगह मान लो होता मोहन, है ना, तो फिर ये नाउन हो जाता। क्या ये ही इस नाउन के लिए आया है? ही वॉज हेल्पिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। कौन, रमेश या आई या फिर मोहन? क्योंकि मोहन तो रमेश को देख रहा है कि वह अपने नेबर यानी कि पड़ोसी की मदद कर रहा था। इसका मतलब रमेश अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। ये ही जो है ये रमेश के लिए आया है। ये किसके लिए आया है, रमेश के लिए आया है। तो यहाँ पर ये आई के लिए नहीं आया है। आई के लिए तो नहीं आया है क्योंकि एक प्रोनाउन सेम फॉर्म दूसरे में हो तभी वो उसके लिए आता है। दोनों प्रोनाउन अलग अलग हो तो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं आते, ये तो क्लियर है। लेकिन मान लो आई की जगह या मोहन होता तो भी ये ही मोहन के लिए नहीं आया है, क्योंकि मोहन तो रमेश को देख रहा है या देखता है या उसने देखा। मोहन ने तो रमेश को देखा कि रमेश अपने पड़ोसी की मदद कर रहा है। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये सब्जेक्ट सेम नहीं है। इसमें सब्जेक्ट आई और ही दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है ना।
ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर कोई वाक्य का ऑब्जेक्ट आ गया है और फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ऑब्जेक्ट किसी क्रिया को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, सेकंड वाक्य का सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट का ऑब्जेक्ट ही सेकंड का सब्जेक्ट हो रहा है। फर्स्ट का ऑब्जेक्ट रमेश है और रमेश के लिए ही सेकंड वाक्य का जो प्रोनाउन आया है वो हकीकत में रमेश के लिए आया है। इसका मतलब फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट दोनों एक ही है। ऐसी सिचुएशन में सिंथेसिस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम ये देखिए, पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रखी है इसमें तो पार्टिसिपल फॉर्म यूज हो रखी है। ऐसी सिचुएशन में पार्टिसिपल फॉर्म जो है ये सेकंड सेंटेंस की बनेगी, ध्यान रखना। पार्टिसिपल फॉर्म किसकी बनेगी, सेकंड सेंटेंस की बनेगी। इसमें तो पार्टिसिपल फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है। अगर मान लो नहीं भी बनी हुई होती, यहाँ पर कोई दूसरा टेंस होता तो भी यहाँ पर पार्टिसिपल फॉर्म इस सेंटेंस की बनेगी, फर्स्ट की नहीं बनेगी, सेकंड की बनेगी। क्यों? क्योंकि सेकंड का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से बनेगी। ओके, तो अब हम देखते हैं इसको, सिंथेसिस करते हैं इसका सिंथेसिस करते हैं। तो वाक्य क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा आई सो रमेश, आई सो रमेश, ये वाक्य सेम मिलेगा। पहले क्या होता था, फर्स्ट वाक्य चेंज होता था, सेकंड वाक्य लगभग सेम रहता था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में सेकंड सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए अगर आया तो पहले ये जो है ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा और ये हो जाएगा पार्टिसिपल। तो आई सो रमेश, मैंने रमेश को देखा, क्या कर रहा था, ही वाज मीन्स रमेश वाज, है ना। ही वाज मतलब ही किसके लिए है, रमेश के लिए, इसलिए ही नहीं आएगा, वॉज भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ गई है पास्ट सिंपल की, ये पास्ट सिंपल आ गया है, ये भी पास्ट सिंपल में होता है वाज, तो ये दोनों कॉमन आ गए, है ना। टेंस बताने वाली क्रिया एक ही होगी ना, इसलिए कॉमन हो जाएगी। आई सो रमेश, और वो क्या कर रहा था, हेल्पिंग हिज नेबर, वह अपने पड़ोसी की मदद कर रहा था। आई सो रमेश, मैंने रमेश को देखा अपने पड़ोसी की मदद करते हुए। ओके, तो इस टाइप से अगर फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट हो तो फिर फर्स्ट सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, और फर्स्ट सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में कोमा लगाकर जो ये जो है पार्टिसिपल, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला फ्रेज है ना, ये क्या है, ये पार्टिसिपल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज या पार्टिसिपल है ना। तो ये पार्टिसिपल के बाद वाला जो फ्रेज है इसको हम सेम सेम यहाँ उतार देते हैं, और जो कॉमन चीजें हैं उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें सो है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, पास्ट सिंपल टेंस हो गया, एक्शन आ गया। उसके बाद में ही है, ही रमेश के लिए आया तो रमेश आ गया, तो दोबारा ही नहीं लिखेंगे। वोज है, वो पास्ट सिंपल में होता है, इधर पास्ट सिंपल पहले से हो गया, क्योंकि वोज हम दोबारा नहीं लगाएंगे, दोबारा लगाएंगे तो फिर वही बात है, डबल डिग्री ऑफ द वर्ब हो जाएगा, दो वर्ब्स हो जाएगी टेंस बताने वाली, और दो वर्ब्स जब हो जाएगी तो फिर वो वाक्य सिंपल नहीं होगा, वो फिर वाक्य हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, ओके, या फिर कंपाउंड। तो ये हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए क्या करेंगे, इसको एक टेंस्ड वर्ब के रूप में हम चेंज कर देंगे। ओके, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा सिंथेसिस बना के हम सिंथेसिस करके कैसे सिंपल वाक्य बनाते हैं, इसको हमने 5-6 उदाहरणों द्वारा बहुत ही डिटेल से समझा है, पढ़ा है, और मैंने अपनी तरफ से आपको भरपूर जितना मेरा बेस्ट से बेस्ट तरीका हो सकता था उतना बताने का प्रयास किया है।
फिर भी आपको लगता है कुछ कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें, अपने क्वेश्चन जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में उनका हम समाधान कर सकें। तो अब हमने 6 एग्जाम्पल्स कर दिए हैं, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। उसके बाद में हम बाय यूजिंग पार्टिसिपल का ही सेकंड जो पॉइंट है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे सिंथेसिस बनाते हैं उसको हम समझेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए वाक्यों को सिंपल बनाएंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे, वाक्यों का सिंथेसिस करेंगे। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है आपको मैंने पहले बता दिया था शुरू में पिछली क्लास में, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या होता है, वही एक्शन वन, यानी कि जो पहले एक्शन होता है, एक्शन वन कौन सा होगा, जो घटना पहले घटेगी, है ना, टाइम के हिसाब से। एक्शन वन को हम क्या करते हैं, एक्शन वन को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल एक्शन वन को परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं। आप ऐसा देख लीजिए, बना देते हैं। इसमें मेन करना क्या है वो देखना है। परफेक्ट पार्टिसिपल बना सकते हैं, एक तो ये करना है। एक परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं हैविंग, ये परमानेंट है। उसमें तो क्या था, जो फर्स्ट एक्शन में वर्ब है उसके साथ आईएनजी जोड़ते थे, इसमें हम हैव के साथ आईएनजी जोड़कर हैविंग करते हैं और फिर V3 क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, हैविंग प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, तो फिर वो बन जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या फर्क है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर क्या है ये देखो। प्रेजेंट पार्टिसिपल में तो क्या होता है, दोनों एक्शन अचानक होते हैं, साथ साथ होते हैं, टाइम गैप 0 होता है, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंसेस जो दो होंगे उनमें कुछ टाइम गैप होगा, यानी कि एक कार्य पूर्ण हो जाएगा। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस होगा उसमें कार्य की पूर्णता झलकेगी और उस पूर्णता के बाद में दूसरा कार्य होगा। इसमें जो सेकंड कार्य होगा, जो सेकंड एक्शन होगा, उसमें कोई फास्टनेस नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी फर्स्ट एक्शन के सापेक्ष, है ना। तो ये फर्क है प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, फर्स्ट एक्शन लगभग पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में सेकंड एक्शन होगा, सेकंड एक्शन को फर्स्ट एक्शन की जो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन है, उसके कारण कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे जो दो सेंटेंस है उनका सिंथेसिस करने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। एक बार हम देखते हैं, देखो सेंटेंस वन होगा, ओके, और इधर सेंटेंस टू होगा। अब सेंटेंस वन में कोई एक एक्शन होगा जिसको हम एक्शन वन कहेंगे, एक्शन वन। एक्शन वन का मतलब जो सेंटेंस वन की वी है, वी है यानी कि टेंस्ड वर्ब, टेंस बताने वाली क्रिया है, वही तो एक्शन वन होगा, वही एक्शन वन होगा। सेंटेंस टू में ये एक्शन घटने के बाद में दूसरा एक्शन घटेगा, दूसरी घटना घटेगी, तो वो हो जाएगा एक्शन टू। एक्शन टू, एक्शन टू का मतलब जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर आई हुई टेंस बताने वाली वर्ब, जो टेंस बताने वाली वर्ब है वही तो एक्शन होती है ना। तो ये सिचुएशन बनेगी। अब देखो यहाँ पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है या जो घटना घट रही है, इसमें टाइम का कुछ गैप होगा, टाइम का गैप होगा, यानी कि दोनों में टाइम गैप 0 नहीं होगा, दोनों के अंदर कुछ टाइम का गैप होगा, या फिर सेकंड एक्शन घटेगा उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी। कोई जरूरी नहीं है कि ये घट गया तो ये घटना जरूरी है ना। जैसे उसमें तो था, रमेश जैसे ही कमरे में घुसा उसने सांप को देखा, रमेश ने जैसे ही लोइन शेर को देखा वह पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो जरूरी था, नहीं तो शेर उसको खा जाता। तो जैसे ही देखा वो डर गया और सीधा अपने बचाव के लिए पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन वहां पर ऐसी सिचुएशन नहीं होगी,
यहाँ पर पहला कार्य पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद में कोई बाउंडेशन नहीं है कि सेकंड कार्य हाथों हाथ हो, वो कुछ समय लेकर भी हो सकता है, हाथों हाथ भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर टाइम गैप, बिल्कुल टाइम गैप होगा, यस टाइम गैप होगा, तो ये सिचुएशन बनती है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे जब दो एक्शंस के बीच में टाइम गैप कुछ होता है या सेकंड एक्शन को घटने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई जल्दी करने की बाध्यता नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती, कोई नेसेसिटी नहीं होती, कोई आवश्यकता नहीं होती। उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्य को सिंपल बनाते हैं। ओके, और वही होता है इसमें भी, वही होता है, सेंटेंस वर्ब की जो टेंस्ड वर्ब है उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्शन वन को परफेक्ट पार्टिसिपल बना देते हैं, उसका मतलब यही हुआ कि जो टेंस्ड वर्ब है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं। कौन सी पार्टिसिपल में? परफेक्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे बनेगा? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। वी मेक परफेक्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग हैविंग विद द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया की तीसरी फॉर्म से पहले हैविंग का प्रयोग करके हम परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते हैं। रट लो इसको। ओके, अब हम इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेते हैं, हमें एकदम विषय वस्तु क्लियर हो जाएगी। चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। आप जितना अध्ययन करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने उदाहरणों को सोल्व करेंगे, जितने मॉक टेस्ट हल करेंगे, उतना ही इंग्लिश के अंदर आप परफेक्ट बनोगे। इसलिए हमेशा इंग्लिश की न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़ा करो और इंग्लिश की बुक पढ़ा करो, बहुत नई नई मैगजीन्स पढ़ा करो, उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। और आजकल तो कंप्यूटर या मोबाइल का युग है, और आप विद्यार्थी, चाहे कोई भी विद्यार्थी है कक्षा 10 से ऊपर का, वो मोबाइल का यूज़ करता है, चाहे वो सोशल मीडिया का यूज़ करे या किसी न किसी रूप में यूज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं। तो उनको खेलने के साथ साथ आप वेबसाइट सर्च करें, इंग्लिश टू इंग्लिश आप उन वेबसाइट्स को पढ़ने का प्रयास करें, इससे आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 स्टार्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, आई टाइप्ड द लेटर, आई टाइप्ड द लेटर। क्या मतलब हुआ? आई टाइप्ड द लेटर, मैंने लेटर लिखा, टाइप किया। ओके, मैंने लेटर को टाइप किया। आई पोस्टेड इट, आई पोस्टेड इट, और क्या किया? मैंने इसको पोस्ट कर दिया, भेज दिया। अब पोस्ट में जैसे मान लो पहले तो हम फिजिकली लेटर लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाकर उसको पोस्ट करते थे। आज का तो लेटर भी कंप्यूटर में या मोबाइल में टाइप होता है, और पोस्ट भी आप किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर या किसी भी जो जीमेल या जो ईमेल अकाउंट होते हैं उसमें हम सेंड या पोस्ट कर सकते हैं। तो वही टाइप किया तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर में किया होगा तो कंप्यूटर में उसने पोस्ट कर दिया। तो आई टाइप्ड द लेटर, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? आई है, और यहाँ पर भी सब्जेक्ट कौन है? आई है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज भी हम कब करते हैं? थोड़ा इधर देख, मैं लिख देता हूँ। सब्जेक्ट जो होगा वो सेम होना चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। एक्शन वन और एक्शन टू के अंदर टाइम गैप होना बिल्कुल जरूरी है। इसमें टाइम गैप होगा, टाइम गैप होगा। तो इसमें टाइम गैप होगा। फर्क क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर टाइम गैप 0 था, इसमें टाइम गैप कुछ होगा, यही फर्क है। बाकी सेम टू सेम चलेगा, सब्जेक्ट सेम, दोनों अपने सेम होंगे। एक्शन 1 भी होगा, एक्शन 2 भी होगा, पहले एक्शन 1 होगा फिर एक्शन 2 होगा। दोनों ही एक्शन 1 और 2 में टेंस बताने वाली क्रिया होगी, टेंस वर्ब होगी, यानी कि फाइनाइट वर्ब्स होगी। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट दोनों में सेम है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है। इसमें टाइप्ड यानी टाइप किया, टाइपिंग है ना, तो सेकंड फॉर्म में
पास्ट सिंपल टेंस है, इसका मतलब ये क्या कर रही है वर्ब, ये टेंस वर्ब है, टेंस बताने वाली वर्ब है। पोस्टेड, पोस्टेड पोस्टेड सेकंड फॉर्म में, ये भी टेंस बता रही है। कौन सा टेंस है, सेकंड फॉर्म में अगर आ जाए तो पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये भी टेंस बताने वाली क्रिया, ये भी टेंस बताने वाली क्रिया, इसमें भी सब्जेक्ट आई, इसमें भी सब्जेक्ट आई, यानी कि सब्जेक्ट सेम हो गए। एक्शन 1 ये हो गया लेटर लिखने का काम, एक्शन 2 हो गया उसको सेंड करने का या पोस्ट करने का काम। ठीक है, अब देखो इसमें सेकेंड एक्शन यानी पोस्ट करने की कोई बाध्यता है क्या, कि हाथों हाथ टाइप किया, टाइप करते ही उसको सेंड करो, ऐसी कोई बाध्यता नहीं दिख रही। ऐसा जरूरी होता है क्या, किसी ने हाथों हाथ कर दिया वो अलग बात है, बाकी जैसे सांप को देखा तो उसको भागना पड़ेगा, है ना, शेर को देखेगा तो उसको पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी थी। लेकिन यहाँ पर ये लेटर को लिखेगा, उसको एक दिन बाद में भी भेज सकता है, उसको एक सप्ताह बाद भी पोस्ट कर सकता है, उसको हाथों हाथ एट द स्पॉट भी पोस्ट कर सकता है, उसको वो खाना खाकर कुछ काम करके भी पोस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर खुला है, सारा जो मामला है खुला है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट एक्शन करता है, सेकंड एक्शन करने की उसको आज़ादी है, वो अभी भी कर सकता है, कुछ देर बाद भी कर सकता है, कुछ दिनों बाद भी कर सकता है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि उसको हाथों हाथ पोस्ट करना पड़ेगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं। इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। पहले क्या होगा, और एक इसमें परफेक्शन भी होता है, इसमें कार्य पूर्ण भी हो जाता है। जैसे फर्स्ट कार्य, जैसे उसने लेटर को टाइप किया तो क्या वो आधा अधूरा लेटर को टाइप करके भेज देगा, नहीं। या जैसे लेटर को टाइप किया कुछ छोड़ दिया, उसने जल्दबाजी में पोस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें एक काम पूर्ण हो जाता है, उसने पहले लेटर को बाकायदा पढ़ा, उसको चेक किया, उसको पूरा किया, एकदम कंफर्म हो गया कि अब लेटर पूरा हो गया है, अब मुझे भेजना चाहिए, तो पहला कार्य पूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया, इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। फिर वो दूसरा कार्य करेगा अपनी इच्छा के हिसाब से, वो हाथों हाथ भी कर सकता है, खाना खाकर भी कर सकता है ना, दूसरा कोई काम करके उसके बाद में भी पोस्ट कर सकता है, उसके ऊपर कोई जल्दबाजी नहीं है उसको। तो ऐसी सिचुएशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैविंग प्लस वी थर्ड, क्या लगाते हैं हम, हैविंग प्लस वी थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दीजिए, इसको बना दीजिए हैविंग प्लस वी थर्ड और वी सेकंड लगभग ई की फॉर्म वाली सेम होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सिंथेसिस, हैविंग टाइप्ड the letter having typed the letter comma I posted it I तो बड़ा ही आएगा हमेशा, I posted it, I चाहे कहीं पर भी हो, I हमेशा बड़ा आता है, आपको पता है। having typed the letter, देखिए इसमें फर्स्ट का क्या कर दिया, फर्स्ट का हमने कर दिया हैविंग प्लस वी थर्ड, और हैविंग प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया हैविंग तो आपको दिखाई दे ही रहा है, प्लस टाइप क्या है, ये वी थर्ड है। तो हैविंग प्लस वी थर्ड को ये हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हमने परफेक्ट पार्टिसिपल बना दिया है। having typed the letter, पत्र टाइप करके या पत्र को पूरा टाइप करके, इसमें पूर्णता का अनुभव होता है, पूर्णता का अर्थ आता है। पत्र को लिख के आई पोस्टेड इट, मैंने इसको पोस्ट किया, आई पोस्टेड इट, ये टेंस बताने वाली क्रिया है, V2 है, पास्ट सिंपल, मैंने पोस्ट किया, और ये अभी भी टेंस बता रही है, लेकिन ये टेंस नहीं बता रही, क्योंकि ये क्या बन गया, ये बन गया परफेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज, या परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। हैविंग टाइप द लेटर को टाइप करके मैंने पोस्ट किया, लेटर को टाइप करके मैं पोस्ट करता हूँ, लेटर को टाइप करके मैं पोस्ट करूंगा। तीनों ही टेंस यहाँ पर आप सेव कर लीजिए, इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इस पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। टेंस का जिस वर्ड फ्रेज पर या वाक्य के जिस हिस्से पर टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, वही पार्टिसिपल्स होते हैं, या वही जो टेंस नहीं बताने वाली, उसमें टेंस नहीं बताने वाली क्रिया होती है ना।
यानी कि वही नॉन फाइनाइट होते हैं, फाइनाइट वो नहीं होते। नॉन फाइनाइट मीन्स उसमें टेंस का कोई असर नहीं होता। ओके, तो इसमें कोई टेंस का असर नहीं पड़ेगा, ये किसी भी टेंस के साथ सेट हो सकता है। ये वाक्यांश है, वर्ड फ्रेज है ना, सेंटेंस फ्रेज है। तो हैविंग टाइप द लेटर, लेटर को टाइप करके मैंने उसे पोस्ट किया, मैंने उसको भेजा। ओके, मेरे हिसाब से परफेक्ट पार्टिसिपल आपको समझ में आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो एक दो एग्जाम्पल्स और करेंगे, आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसको आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, आई फिनिश्ड his work, I finished his work, he went to home, he went to home, he went to home, I finished his work, he यहाँ पर इसको लिख लीजिए, ही कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, है ना, दोनों का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, ये तो रिक्वायरमेंट है। तो ये ही है, ये भी ही है, तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है। चेक करो सब्जेक्ट दोनों में क्या है, सेम है। ओके, अब परीक्षा के अंदर आपका टॉपिक ये नहीं होगा कि अभी हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा कि दोनों वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट सेम है या नहीं है, दोनों वाक्यों के अंदर जो घटनाएं घट रही है उसमें टाइम गैप 0 है या फिर टाइम गैप कुछ है। तो ये पता लगा कि आपको फिर पार्टिसिपल का प्रयोग करना पड़ेगा कि कौन सा पार्टिसिपल आएगा, या पार्टिसिपल नहीं आके कोई दूसरा वाला आएगा, है ना। तो ये आपको पता करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट सेम है, ओके, इसका मतलब पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। अब देखो टाइम गैप है क्या, ही फिनिश्ड, यहाँ पर फिनिश्ड होना चाहिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा किया, उसने अपना कार्य पूरा किया। ठीक है, पहले वो अपना कार्य पूरा करता है, उसके बाद में क्या करता है, ही वेंट टू होम, वह घर गया। तो पहले उसने कार्य को पूर्ण किया, पूर्णता का अर्थ आ रहा है ना, परफेक्शन का अर्थ आ रहा है। पहले उसने अपने कार्य को पूर्ण किया, समाप्त किया, फिर क्या किया उसने, फिर वो अपने घर चला गया। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि जैसे ही उसने कार्य को पूरा किया वो भागकर घर चला गया, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। पहले वो कार्य को पूरा किया है, उसने पूरा करके वो आराम कर सकता है, चाय पी सकता है, कॉफ़ी पी सकता है, अपने दोस्तों के साथ गपशप कर सकता है, उसके बाद आराम से वो घर जा सकता है, और अक्सर ऐसा ही होता है। तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जैसे ही वो कार्य पूरा करे वो भागकर घर जाए या जल्दबाजी में घर जाए। इसका मतलब पहला कार्य पूर्ण हुआ है, उसमें परफेक्शन है, और फिर आराम से दूसरा कार्य हो जाएगा। यानी कि एक्शन 1 और एक्शन 2 के बीच में गैप है, एक्शन 1 और एक्शन 2 के अंदर गैप है, यानी कि एक्शन 2 को जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। गैप का मतलब ये हो गया, यहाँ ये हाथों हाथ घर जा सकता है, ये इसकी इच्छा है, नहीं भी जा सकता, जा भी सकता है, हाथों हाथ घर जाए ये सिचुएशन हो तब वो क्या होगा, तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको हम टाइम गैप मानते हैं, टाइम गैप ये। ओके, तो यहाँ पर टाइम का गैप है, यानी कि टाइम कुछ गैप कर सकता है ना, या टाइम गैप की संभावना जहाँ होती है कि इसमें टाइम का गैप हो सकता है, वहाँ हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टाइम गैप, यस, वो टाइम का गैप ले सकता है। आप ऐसे याद रखिए कि सेकंड जो एक्शन है वो क्या टाइम का गैप ले सकता है, या इस पर कोई ज़रूरत है, आवश्यकता है कि वो हाथों हाथ करे, टाइम गैप ले सकता है। इसका मतलब यस, टाइम गैप ले सकता है। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम गैप 0 होता है, यानी कि सेकंड एक्शन टाइम का गैप नहीं ले सकता, टाइम नहीं कंज्यूम कर सकता, उसको हाथों हाथ सेकंड एक्शन करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर सेकंड एक्शन को टाइम मिल जाता है या मिलने की संभावना होती है, टाइम गैप ले सकता है वो, तब वो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करता है। ओके, तो इसका सिंथेसिस बनाते, वाक्य बनाते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कौन सा आएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे।
परफेक्ट पार्टिसिपल स्टार्ट होता है हैविंग से, तो ये हो जाएगा हैविंग, फिर वही फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य पूर्ण करके, यानी कि पहले उसने पूरा काम अपना किया है, अपना कार्य पूर्ण करके, इसका अर्थ हिंदी में ऐसा होता है, अपना कार्य पूर्ण करके ही वेंट टू होम, यहाँ पर कॉमा है, ही छोटा हो जाएगा, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, ही वेंट सेकंड फॉर्म में V2 है, पास्ट सिंपल है, यानी कि ये टेंस बता रही है ये वर्ब, ही वेंट टू होम, वो कहाँ गया, वो अपने घर चला गया। तो क्या करके चला गया, पहले उसने कुछ कार्य पूर्ण किया, यानी कि उसने अपना कार्य समाप्त करके, वह हिज वर्क, अपना कार्य पूर्ण करके, अपना कार्य, फिनिश का मतलब पूर्ण भी होता है और समाप्त का मतलब पूर्ण ही हो गया, अपना कार्य पूर्ण करके या समाप्त करके या खत्म करके, है ना, तो इसमें ये पूर्णता आ जाती है, परफेक्शन आ जाता है कि उसने कोई ना कोई कार्य एक्शन 1 पूरा हो चुका है ना, एक्शन 1 यहाँ पर पूरा हो चुका है। फिर क्या होता है, एक्शन सेकंड होता है, ही वेंट होम, वह ही वेंट टू हिज होम या होम, चलो वह घर गया, घर गया या घर चला गया, एक ही बात है, चला गया, घर चला गया, हिंदी में इसका इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या बना, हैविंग का यूज हुआ, साथ में वी थर्ड का, ये फिनिश जो है ये वी थर्ड है। एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पर जो फिनिश्ड है वो वी थर्ड वाला, यानी कि क्रिया की थर्ड फॉर्म वाला वी फिनिश्ड है। यहाँ पर जो पास्ट सिंपल था, है ना, कोई भी सहायक क्रिया नहीं है, पास्ट सिंपल था, यहाँ ये V2 है। तो ये रेगुलर वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स में ईडी लगता है तो लगभग V2 और V3, यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों ईडी से बनते हैं। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये वही थर्ड है और ये भी सेकेंड है ना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर टेंस बताने वाली क्रिया कितनी रही, सिर्फ वेंट रही है, सिर्फ एक रही है। ये रही है क्या, अभी चेक करते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य पूर्ण करके, फिर यहाँ टेंस चेंज करते रहो। अगर टेंस चेंज करने से इसको कोई परेशानी नहीं होती है, इस फ्रेज को या इस लाइन को यहाँ तक कोमा से पहले वाली सेट हो जाती है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसके अंदर जो वर्ब्स है ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य पूर्ण करके वह घर चला गया, अपना कार्य पूर्ण करके वह घर जाएगा, अपना कार्य पूर्ण करके वह अपने घर जाता है। तीनों ही टेंसेस के साथ में इस लाइन का हम प्रयोग कर सकते हैं, इस फ्रेज का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब वाला फ्रेज है, इसमें कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, सिंथेसिस वाला, बहुत ही रुचिकर है। अगर आप सही एकाग्रता से इस टॉपिक को पढ़ते हो, रुचि लेकर इस टॉपिक को पढ़ते हो, तो इससे अच्छा कोई टॉपिक नहीं है आपका 12वीं क्लास में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, आप अपनी रुचि बनाए रखें। अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखिए बबीता टुक टी। थर्ड एग्जाम्पल है बबीता टुक टी, टुक टी। बबीता ने चाय ली। शी वेंट फॉर शॉपिंग, शी वेंट फॉर शॉपिंग। शॉपिंग के लिए चली गई, वह बबीता ने चाय ली, वह वेटिंग के शॉपिंग के लिए चली गई, यानी पहले उसने चाय पी फिर वो मार्केट गई शॉपिंग के लिए। तो पहला कार्य पूरा हो रहा है, कोई जरूरत, बबीता यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट, बबीता यहाँ पर सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट है शी। शी किसके लिए है, बबीता के लिए है। बबीता क्या है, नाउन है, शी क्या है, प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन इस नाउन के लिए है, इसका मतलब सब्जेक्ट सेम है, दोनों ही सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम है। ओके, तो यहाँ पर
सब्जेक्ट सेम है, ओके, सब्जेक्ट सेम है। फिर क्या है, अपन चेक करते हैं एक्शन 1 टू यानी चाहे ली, तो ये क्या है एक्शन वन है, इसमें एक्शन 1 है और एक्शन 2 भी है क्या, यस जाना, ये एक्शन 2 है, एक्शन 2 इन दोनों के बीच में टाइम गैप मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। पहले आप चाय पीजिए, पहले बबीता ने चाय पी, फिर कोई जरूर नहीं हाथों हाथ भाग के वो बाजार जाए, कोई जरूर नहीं। हाँ, कोई सिचुएशन हो सकती है कि चाय पी, कोई दूसरे आ गए और फिर चाय कम पड़ गई तो उसके घर में कोई चाय नहीं है तो वो हाथों हाथ भाग कर गई लाने के लिए, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मली उसने चाय पी, आराम से चाय पी, फिर कुछ टाइम और बिताया होगा घर पे, फिर वो बाजार गई होगी शॉपिंग के लिए, है ना। तो इसमें कोई टाइम गैप मिल सकता है उसको, ऐसी जरूरत नहीं है कि वो चाय पी के हाथों हाथ जाए, तो इसका मतलब उसको टाइम गैप मिल सकता है ना। तो टाइम गैप यस, उसको टाइम गैप मिलेगा, तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल का उपयोग होगा। तो क्या हो जाएगा, हैविंग टेकन टी, देखिए यहाँ पर ये V2 है, टुक टेकन, टेक लेना, टुक लिया, टेकन यानी ले चुका, और टेकिंग, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, हैविंग, और हैविंग के साथ में वी थर्ड एक्शन 1 की वी थर्ड यानी हैविंग टेकन, टुक टेकन, हैविंग टेकन टी, चाय लेकर, चाय की चुस्की लेकर, चाय पीकर, फिर क्या किया उसने, सी वेंट, अब सी आ गया है, सी वेंट फॉर शॉपिंग, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, हैविंग टेकन टी सी वेंट फॉर शॉपिंग, चाय लेकर वह शॉपिंग के लिए चली गई, कौन, वह कौन, आपके पास उत्तर है बबीता। मैंने इसीलिए आपको पहले बताया था कि दोनों अगर सेम दिखते हो वाक्य के अंदर तो भी आपको इसको यहाँ आके रुकना है, आपको ये वाला लेना है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है बबीता इसलिए भी बड़ा हो जाएगा, हैविंग टेकन टी बबीता वेंट फॉर शॉपिंग, बबीता वेंट फॉर शॉपिंग, चाय लेकर बबीता शॉपिंग के लिए, खरीदारी के लिए चली गई। तो यहाँ पर देखो वेंट टेंस बताने वाली क्रिया सिर्फ वेंट है, पास्ट सिंपल टेंस है, यानी कि फाइनाइट वर्ब है, और ये हैविंग टेकन टी, चाय लेकर, तो यहाँ पर चाय लेकर का तो हम किसी भी टेंस के साथ प्रयोग कर सकते हैं, चाय लेकर या चाय की चुस्की लेकर या चाय पीकर, आप हिंदी में कुछ भी लिख लीजिए। बबीता शॉपिंग के लिए चली गई, बबीता शॉपिंग के लिए चली गई, शॉपिंग करने गई या शॉपिंग के लिए गई, है ना, करने गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब इसको ये बना है या नहीं बना है नॉन फाइनाइट, आप चेक कर लीजिए। चाय लेकर बबीता शॉपिंग के लिए गई थी, चाय लेकर या चाय पीकर बबीता शॉपिंग के लिए जाएगी, चाय पीकर बबीता शॉपिंग के लिए जाती है। चाहे कोई सेंटेंस आगे वाला हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट फ्रेज है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब बन गई है ना। टेक जो है अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होके ये जो टेक फाइनाइट वर्ब थी इसको हमने नॉन फाइनाइट वर्ब बना दिया। ओके क्लियर, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप एग्जांपल्स अपनी बुक में से भी देख सकते हैं, और अभी हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इस टॉपिक को पूरा होने के बाद, उसमें हम 5-5 7-7 एग्जांपल और लेंगे, ब्लैंक स्पेस वाले लेंगे, जैसा आपके एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से लेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 है, ही वाज गाइडेड, ही वाज गाइडेड, कैसे वैसे, ही वाज गाइडेड, उसको गाइड किया गया, है ना, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। ही वाज गाइडेड, ही गेव गुड रिजल्ट, ही गेव गुड रिजल्ट, है ना, उसको गाइड किया गया,
उसको गाइड किया गया, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है ये, है ना, उसको गाइड किया गया, वाज गाइडेड। ही गेव, उसने अच्छा दिया, क्या, रिजल्ट, यानी कि उसको गाइड किया गया तो उसने रिजल्ट अच्छा दिया। ओके, तो पहले उसको गाइड किया, कार्य में पूर्णता आई, है ना, फिर उसने अच्छा रिजल्ट दिया। तो गाइड करेगा, उसके बाद में प्रोसेस होगी, उसके बाद में रिजल्ट आने में बहुत टाइम भी लगता है, इसलिए इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम गैप है। तो देखो दोनों में ही प्रोनाउंस है ही, यानी कि दोनों के सब्जेक्ट सेम है, और ये प्रोनाउन इस प्रोनाउन के साथ, यानी कि दोनों एक एक के लिए आए हैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए सेम, सब्जेक्ट सेम हो गए। एक्शन वन कौन सा है, एक्शन वन है गाइड करना, है ना, और एक्शन टू है, एक्शन टू कौन सा है, देना, गिव। तो ये गाइड, ये भी टेंस बताने वाली है, पार्टिसिपल का पैसिव वॉइस है, तो सीधी सी बात है टेंस बता रही है ये क्रिया गाइड, है ना, गाइड, गाइडेड, गाइडेड। और गिव, गेव, गिवन, ये भी क्या है, ये भी टेंस बताने वाली है क्रिया। अब हमें क्या करना है, इसको टेंस बताने वाली क्रिया को हमें नॉन फाइनाइट यानी कि टेंस नहीं बताने वाली क्रिया बनाना। चलिए, टाइम गैप इसमें है, बिल्कुल मिल जाएगा, टाइम गैप मिल जाएगा, यानी कि टाइम गैप की चलिए, इसमें बार बार वाई आ रहा है, ये टी आई एक होता है टाइम गैप। अब देखिए यहाँ पर टाइम गैप, यस टाइम गैप है, तो क्या करेंगे, इसको हम बना देंगे हैविंग प्लस V3, तो इसका सिंथेसिस करेंगे तो ये हो जाएगा हैविंग गाइडेड, GUIDED, हैविंग गाइडेड ही गेव गुड रिजल्ट, ही गेव, उसने दिया, गुड रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, यानी कि मार्गदर्शन पाकर, इसका मतलब हो गया मार्गदर्शन पाकर, गाइड का मतलब मार्गदर्शन होता है हिंदी में, मार्गदर्शन पाकर ऐसे वैसे तो पाएगा वो, है ना, हैविंग गाइडेड, मार्गदर्शन पाकर उसने अच्छा रिजल्ट दिया, उसने अच्छा परिणाम दिया, उसने अच्छा परिणाम दिया, परिणाम दिया। ओके, तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए सिंथेसिस कैसे बनाते हैं, दो वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, इसको मैंने आपको अपनी तरफ से बहुत ही डिटेल से समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको एक बार पुनः रिवाइज करें। अगर आपको एक बार में ये क्लास समझ में नहीं आती है, तो चूँकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप इसको 2 बार 3 बार जितनी बार भी पढ़ोगे आपको कुछ नया मिलेगा, और आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगातार जुटे रहें, एकाग्रता बनाकर अपनी परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है, कक्षा 12 की परीक्षाएं मार्च के अंदर शुरू हो रही है, और सिर्फ 20 दिन आपके पास है, तो उस 20 दिनों के अंदर आप अपने कोर्स को रिवाइज करें, और जो चैप्टर्स आपको क्लियर नहीं है, और इन चैप्टर्स को अगर आपके ये क्लियर है तो इसको रिवीजन के रूप में लें, और अगर आपको कुछ समझ में आ रही है, नई चीज़ मिल रही है आपको, तो इसको ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो क्लासेस को ज़रूर शेयर करें। ओके, आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो पुनः आप सभी विद्यार्थियों को आने वाली परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।